Today in this video I will teach you Hindi grammar of class 8th। आज हम हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। अब हमारे पास प्रश्न ये है कि भाषा क्या है और व्याकरण क्या है। तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानते हैं कि भाषा क्या है। भाषा की परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का वह साधन है जो लिखने और बोलने में प्रयोग में लाया जाता है। आदान प्रदान का साधन क्या होता है? तो जब हम अपने मन के भावों को बोलकर दूसरों को बताते हैं और दूसरों के मन के भावों को सुनकर समझते हैं, यही विचारों का आदान प्रदान कहलाता है। तो भाषा की परिभाषा स्पष्ट हो गई। भाषा विचारों के आदान प्रदान का वह साधन है जो लिखने और बोलने में प्रयोग में लाया जाता है। अब भाषा के भेद कितने होते हैं? भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है। वास्तव में मतलब भाषा के इस रूप का अधिक प्रयोग होता है। मौखिक भाषा का ज़्यादातर लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है लिखित भाषा। लिखित भाषा लिखकर अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। और विद्वानों महापुरुषों के विचारों को लिखित रूप में पुस्तकों और ग्रंथों में हम आज भी पढ़कर जान सकते हैं। वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, ये सब लिखित भाषा के उदाहरण है, इन्हीं के प्रमाण है। प्रत्येक जाति और समाज का इतिहास लिखित रूप में हमारे पास उपलब्ध है। यही सब लिखित भाषा के उदाहरण है। आप इसे लिखित भाषा के बारे में अच्छे से जान सकते हो। नेक्स्ट है भारतीय भाषाएं और हिंदी। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और हिंदी में ही सारे कार्य होते हैं भारत में, जैसे शिक्षा, प्रशासन, संचार आदि का माध्यम हिंदी भाषा ही है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपने जाना कि हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1949 में हिंदी को संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में दर्जा मिला था, इसीलिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं। और ये संविधान की 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं को मान्यता दी गई है और 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वो सारे नाम यहाँ पे लिखे हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो, आप पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट हम लिपि के बारे में जानेंगे कि लिपि क्या है। तो मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषाओं के अनेक लिपियाँ प्रचलित हैं, मतलब बहुत सारी भाषाएं हैं, उनकी अलग अलग लिपियाँ हैं। हिंदी और संस्कृत जिस लिपि में लिखी जाती है उसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। और देवनागरी लिपि कहाँ से आई है? तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? तो रोमन है। अरबी और उर्दू भाषा की लिपि क्या है? तो फारसी है। और फारसी भाषा की एक विशेषता है कि यह हमेशा दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है और बाकी जितनी भाषाएं हैं उनको हमेशा बाएं से दाईं ओर लिखते हैं। जब भी आप लिखते हो तो बाएं साइड से दाएं साइड लिखते जाते हो, लेकिन जब फारसी भाषा लिखते हो तो हम उल्टा लिखते हैं, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ ऐसे लिखते आते हैं। ठीक है। और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। यहाँ पे कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, इट इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है बोली। अब हम जानेंगे कि बोली क्या है। तो भाषा का जो रूप किसी छोटे भूभाग में बोला जाता है उस स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। ठीक है। बोली हमेशा बोल चाल तक ही रहता है, लिखित रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है और न ही इसमें साहित्य रचना होती है। ठीक है। अब हमारे पास प्रश्न ये है कि बोली और भाषा में क्या अंतर है। तो बोली और भाषा में बहुत अंतर है। भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है जबकि बोली का क्षेत्र छोटा होता है। और भाषा अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है, लेकिन बोली जो है सिर्फ जिस क्षेत्र की जो बोली होती है वहीं के लोग उसे समझते हैं और बोलते हैं, सब लोग उसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि भाषा का प्रयोग हम कार्यालयी कार्यों में करते हैं, जैसे कोर्ट में, संसद में, ऑफिस में, हर जगह हम भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन बोली का प्रयोग हम कार्यालयी कार्यों में नहीं कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि रचनाएं होती हैं भाषा में, लेकिन बोली में कोई रचनाएं नहीं होती हैं। तो बोली और भाषा में यही अंतर है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक उपभाषा। उपभाषा क्या है?
तो जब किसी बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, यानी जब वो बड़ा हो जाता है, वो काफ़ी विख्यात हो जाता है, जो बोली किसी क्षेत्र की कोई बोली होती है और वो बहुत विख्यात हो जाती है, बहुत प्रसिद्ध हो जाती है, तो वो जो है और उस पर साहित्य रचना होने लगती है, तो वही बोली उपभाषा हो जाती है। जैसे ब्रज भाषा और अवधी उत्तर प्रदेश के मथुरा और अवध जनपद की बोलियां थी। अवध जनपद जो वर्तमान में अयोध्या है, उसी को अवध जनपद पहले बोलते थे। तो ब्रज भाषा और अवधी भाषा जो है, तो ब्रज भाषा मथुरा की बोली थी और अवधी जो है अयोध्या की बोली थी। लेकिन उसमें बहुत सारे काव्य ब्रज भाषा और अवधी भाषा में रचे गए, जिससे क्या हुआ कि वह विश्व की सशक्त भाषा मानी जाने लगी और वह उपभाषा का रूप ले ली। वह बोली उपभाषा हो गई। कौन सी बोली? ब्रज भाषा और अवधी भाषा। नेक्स्ट है, भाषा के प्रयोग करके ही मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति में कौशल प्राप्त कर सकता है। इसके लिए भाषा का व्याकरण सहायक होता है और व्याकरण भाषा के नियमों का निर्धारण करता है। अब व्याकरण क्या है? तो व्याकरण का काम भाषा के शुद्ध व मानक रूप का ज्ञान कराना है। ठीक है, यहाँ आपको बताया है व्याकरण क्या है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के अशुद्ध और अवांछित रूप को दूर कर उसे परिमार्जित और परिष्कृत करके एक रूपता प्रदान करता है। व्याकरण भाषा को संयुक्त रूप देता है। कुल मिला के भाषा जो है, व्याकरण जो है भाषा के नियम को निर्धारित करता है, जिससे हमें शुद्ध अशुद्ध का बोध होता है। इस प्रकार भाषा और व्याकरण का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। और भाषा के भी 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। इसीलिए इन दोनों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है, भाषा और व्याकरण का। नेक्स्ट है कंप्यूटर और हिंदी। अब कंप्यूटर और हिंदी का आपस में क्या संबंध है, इसे भी मैं पढ़ देती हूँ, आप सुन लीजिए। आज कंप्यूटर की स्क्रीन पर हिंदी का प्रयोग खूब किया जा रहा है। हिंदी की वेबसाइटों का प्रयोग आवश्यक सूचना तथा सामग्री प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। आज के युग में इंटरनेट का प्रयोग अत्यधिक प्रचलन में है। लोग पारंपरिक पत्र लेखन के स्थान पर ईमेल का प्रयोग करने लगे हैं। यह माध्यम बहुत तेज, किफ़ायती और सुरक्षित है, इसलिए यह अत्यंत लोकप्रिय बनता जा रहा है। आज का युग वास्तव में सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात कंप्यूटर का युग है। सब आप जानते हो, इसे आप पढ़ सकते हो आप खुद से। और ऊपर हमने क्या क्या पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट जो भी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे भी मैं पढ़ देती हूँ, आप सुन लो। भाषा विचारों के आदान प्रदान का वह साधन है जो लिखने और बोलने में प्रयोग में लाया जाता है। आप जानते ही हो हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है। ये भी आप सब ऊपर पढ़ चुके हो। नेक्स्ट है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी छोटे भूभाग में भाषा का जो रूप बोला जाता है उसे हम बोली कहते हैं। और व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को संयुक्त रूप देता है, यानी इसे शुद्ध करता है, उसके नियम को निर्धारित करता है। ठीक है, ओके। अब आप कॉपी पर इन क्वेश्चन आंसर को लिखिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा पहला प्रश्न है, भाषा तथा लिपि से क्या अभिप्राय है, यानी भाषा और लिपि क्या है। मैं बोल रही हूँ, आप उसे राइट करना। भाषा से अभिप्राय भावों तथा विचारों के आदान प्रदान से है और लिपि से अभिप्राय मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के चिन्हों या संकेतों के प्रयोग से है। तो भाषा और लिपि क्या है मैंने बताया, आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, एक बार मैं बोल दे रही हूँ, भाषा से अभिप्राय भावों तथा विचारों के आदान प्रदान से है और लिपि से अभिप्राय मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के चिन्हों या संकेतों के प्रयोग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली किसे कहते हैं, बोली कब उपभाषा का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो आप बोली हेडिंग डालोगे और फिर लिखोगे, भाषा का जो रूप किसी क्षेत्र विशेष या छोटे भूभाग में बोला जाता है तो उस स्थानीय भाषा को हम बोली कहते हैं और इसमें कोई साहित्य रचना नहीं होती है। फिर आप हेडिंग डालोगे उपभाषा और उसमें लिखोगे, जब किसी बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और उसमें साहित्य रचना भी होने लगती है तो वह बोली उपभाषा कहलाने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण किसे कहते हैं, इसके कितने अंग हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के अशुद्ध और अवांछित रूप को नष्ट कर उसे परिमार्जित और परिष्कृत करके एक रूपता प्रदान करता है। इसके
3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। एक बार मैं फिर से आपको बोल देती हूँ व्याकरण किसे कहते हैं और इसके कितने अंग हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के अशुद्ध और अवांछित रूप को नष्ट कर उसे परिमार्जित और परिष्कृत करके एक रूपता प्रदान करता है। इसके 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को कॉपी में राइट कर लेंगे और इसे लर्न करेंगे। नेक्स्ट है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी हमें फिलिंग द ब्लैंक्स, इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है, सो यहाँ भाषा फिलअप कीजिए। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। ये सब आप पीछे पढ़ चुके हो, इसे आप खुद से भी कर सकते हो, गुरुमुखी है। ठीक है, और व्याकरण भाषा के नियमों का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं हिंदी, संस्कृत। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22। नेक्स्ट क्या है? भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है लिपि। फारसी लिपि लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर। ठीक है, बाकी भाषा बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। और मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई है ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट है रेखा खींचकर भाषा को उसकी लिपि से मिलाइए, यानी कि कुछ भाषाएं दी गई हैं और उनकी लिपियों से हमें मैच करना है। तो मराठी की लिपि क्या है? मराठी की लिपि है देवनागरी। ठीक है, तमिल की लिपि है तमिल। बंगाली की लिपि है बांग्ला। उर्दू की लिपि है फारसी। अंग्रेजी की लिपि है रोमन और पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। ओके, आप इसे मैच कर लोगे और नेक्स्ट ये आप करोगे, खुद से करोगे। ओके, अब आप इसे कॉपी में कंप्लीट करेंगे और इसे फिर से पढ़ेंगे। थैंक यू।